स्पेशल रिलेटिविटी में हमने दो इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक तरह से रिडिफाइन करना है। मोमेंटम एंड एनर्जी। जो मोमेंटम की डिफिनीशन है नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, यानी ऐसी मैकेनिक्स में जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं थी बल्कि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, या जिसे हम गैलीलियन मैकेनिक्स भी आप कह सकते हैं। तो उसमें मोमेंटम को हमने रीडिफाइन करना है। मोमेंटम की जो प्रीवियस डिफिनीशन थी, जो यूजुअल डिफिनीशन है, वो उसमें अगर हम स्पेशल रिलेटिविटी में वो अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ठीक नहीं आएगी। ठीक है। एंड सिमिलरली एनर्जी की तो बहुत सेलिब्रेटरी इक्वेशन है एनर्जी की। और दूसरी बात यह है कि जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी बात करेंगे कि एनर्जी मास इक्विवेलेंस की। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम मास और एनर्जी को रीडिफाइन कर लें। इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनकी डिफिनीशन पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। वो देखते हैं कि वो कैसे वो फ़र्क पड़ेगा, और नई डिफिनीशन जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मोमेंटम और एनर्जी की नई डिफिनीशन क्या है उसको हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसको अगर कंस्ट्रक्ट करें रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के लिए, कि हम इज्यूम करें कि हमारे पास एक पार्टिकल है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, राइट, और इसका मास m है। एक पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, और इसका जो मोमेंटम है, आप ये बड़ी आसान सी चीज़ है कि व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो डिफिनीशन है वो आप जानते हैं कि हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम जो है वो p इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, बहुत सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। लेकिन ये जो डिफिनीशन है ये रिलेटिविटी में नहीं चलेगी। स्पेशल रिलेटिविटी में जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की डिफिनीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो देखते हैं कि वो किस तरह होगी। इसके लिए आप सबसे पहले ये समझ लें कि हम इस p को m डेल्टा x बाई डेल्टा t भी लिख सकते हैं, जिसमें वेलोसिटी को हम चेंज यानी स्पेस इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट, ऐसे ही है ना, स्पेस इंटरवल और टाइम इंटरवल की सूरत में लिख सकते हैं। और फिर अगर अब हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की तरफ जाएं कि रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैसे डिफरेंट होगा, तो हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो उसको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर एक्चुअली इस बात को समझना होगा कि व्हाट इज़ डेल्टा x और व्हाट इज़ डेल्टा t। देखें, हमने देखा था कि स्पेस डायलेट होता है और टाइम स्पेस कंट्रैक्ट होता है और टाइम डायलेट होता है। ये दो चीज़ें हैं ना, consequences of the postulates of special relativity। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ये सीखा था कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंथ कंट्रैक्ट हो उसमें टाइम डायलेट नहीं होता, दूसरे के लिए टाइम डायलेट होता है। तो दो observers when they are talking to each other are connected by Lorentz transformation, एक में अगर स्पेस कंट्रैक्ट होगा तो दूसरे में टाइम डायलेट होगा। तो यहाँ पर भी आप देखें कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ऑब्जर्वर है जो इस पार्टिकल के साथ रेस्ट में है, ठीक है ना, जिसके लिए ये पार्टिकल रेस्ट में है, एक वो ऑब्जर्वर है, और एक वो ऑब्जर्वर है जो बाहर बैठकर इसको देख रहा है, उसके लिए पार्टिकल मूविंग है। अब मूविंग क्लॉक्स के लिए जब ये पार्टिकल ऑब्जर्वर यहाँ है और उसको पार्टिकल मूविंग नज़र आ रहा है तो वो क्लॉक्स तो आपको पता है स्लो चलती हैं, ठीक है ना, टाइम उनके लिए डायलेट होता है। लेकिन उस ऑब्जर्वर के लिए जो इस पार्टिकल के साथ रेस्ट पे है उसके लिए जो टाइम है वो डायलेट नहीं होता, और उसे हम कहते हैं कि प्रॉपर इंटरवल। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से, यानी अब मैं दो ऑब्जर्वर्स की बात कर रहा हूँ। वो ऑब्जर्वर जो इस पार्टिकल के साथ रेस्ट पे है वो एक प्रॉपर टाइम देखेगा, उसको हम डेल्टा टी नॉट कहते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो डेल्टा एक्स देखेगा, राइट। तो यानी इस सिचुएशन में जब हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम डिफाइन करेंगे तो उसमें एक ऑब्जर्वर के लिए डेल्टा एक्स लेंगे, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हम डेल्टा टी नॉट लेंगे। अब अगर इसको हम सो टू से चेन रूल से, यहाँ पर मैंने ये दोनों ऑब्जर्वर कर दिए, ऑब्जर्वर मूविंग विद पार्टिकल यानी पार्टिकल इज एट रेस्ट फॉर इट, और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वाचिंग द पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल इज मूविंग फॉर इट। तो अब मेरे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक आप यूँ ज़ूम करें कि ये पार्टिकल है और इसके साथ वो भी मूव कर रहे हैं, अगर ये है तो उसके साथ ही मूव, तो उसको तो ये रेस्ट पे नज़र आएगा ना। अगर ये मार्कर के साथ मेरा हाथ मूव कर रहा है तो अगर मेरे हाथ के लिए ये मार्कर रेस्ट पे होगा, तो पार्टिकल अगर फ़र्ज़ करें ये पार्टिकल है और ये ऑब्जर्वर है और दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो इसके लिए ये रेस्ट पे होगा। तो एक ऑब्जर्वर वो है फॉर विच ऑब्जर्वर मूविंग विद द पार्टिकल, तो उसके लिए पार्टिकल रेस्ट पे होगा जो पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है।
लेकिन एक ऑब्जर्वर वो है जो बाहर से खड़े होकर पार्टिकल को देख रहा है, तो उसके लिए पार्टिकल मूविंग होगा, ठीक है। अब जो हमने डेल्टा एक्स है वो इसके लिए लेना है और डेल्टा टी नॉट इसके लिए लेना है, ताकि ये प्रॉपर टाइम इंटरवल बन जाए। ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है और ये डेल्टा एक्स है हमारे पास, तो वो भी यानी इस ऑब्जर्वर के लिए लेनी है। अब अगर हम इसकी अपनी रिलेटिविस्टिक डिफिनीशन यानी टाइम डायलेशन की डिफिनीशन हम यूज़ करें, आपको पता है कि डेल्टा टी तो गैमा डेल्टा टी नॉट के बराबर होता है ना, और पीछे जो हमने मोमेंटम की डिफिनीशन की है वो है m डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नॉट, ठीक है। इसको मैं चेन रूल अगर आपको याद हो, यदि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और डेल्टा टी बाय डेल्टा टी नॉट, क्योंकि डेल्टा टी डेल्टा एक सॉर्ट ऑफ चेन रूल है, याद है प्रोडक्ट उसमें हम चेन रूल यूज़ करते थे। तो इसमें डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नॉट ही है, लेकिन डेल्टा टी को मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो लेकिन अब आप डेल्टा टी बाय डेल्टा टी नॉट तो हमें पता है ये तो गामा के बराबर है, टाइम डायलेशन से अगर आप निकालें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ गामा या पी इज इक्वल। तो दिस इज द न्यू डिफिनीशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो ये वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, और इट रिड्यूसेस टू द क्लासिकल नॉन रिलेटिविस्टिक व्हेन गामा इज, आपको पता है गामा इज इक्वल टू 1 व्हेन वी अप्रोचेस सी। तो फिर आपको पता है कि हमारे पास जो गामा है व्हेन वी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन सी, तो फिर उस वक्त जो ये P होगा गामा अप्रोचेस टू 1 और P हमारे पास mv के बराबर, वही क्लासिकल डिफिनीशन आ जाएगी। लेकिन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है वो बराबर है P इज इक्वल टू गामा mv, नॉट ओनली mv बट गामा mv। लेकिन जब आपकी v जो है हमारे पास ये लिमिट है v इज़ वेरी स्मॉल, जब v टेंड्स टू 0 एज कम्पेयर या c टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस लिमिट में जब हमारे पास गामा टेंड्स टू 1, क्योंकि गामा जो है वो आपको पता है कि 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट है। अब अगर v बहुत स्मॉल हो या c बहुत लार्ज हो तो ये चीज़ चली जाएगी, तो ये गामा 1 को आ जाएगा, ठीक है। तो ये गामा जब 1 होगा तो ये आपके पास वही क्लासिकल मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन उस केस में जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि एक रिलेटिविस्टिक क्लोजर टू दी स्पीड ऑफ लाइट के साथ 0.99 c के साथ मूव कर रहे हैं, यानी अब एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड 0.99 c है, दैट्स वेरी हाई स्पीड। उस वक्त वो आपको रिलेटिविस्टिक है, फिर वो जो मोमेंटम है mv वो सही नहीं है, फिर आपने इधर गामा की वैल्यू पुट करनी है, आपने लॉरेंस फैक्टर कैलकुलेट करके पुट करना है, तब आपको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम लेगा। तो इस तरह आपने देखा कि हमारे पास जो मोमेंटम की डिफिनीशन है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से एक तरफ हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा टी नॉट, उस ऑब्जर्वर के लिए डेल्टा एक्स है जो पार्टिकल के साथ मूव कर रहा है, राइट, और उस ऑब्जर्वर के लिए जो पार्टिकल को बाहर दिख रहा है उसके लिए टाइम इंटरवल डेल्टा टी नॉट है। इन दोनों को हमने यूज़ करके एक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। सर जी, अगर हम क्लासिकल मोमेंटम की बात करें तो उसमें भी जो हमारे पास मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। एग्जैक्टली। और अगर हम इस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात करें तो उधर भी मोमेंटम है प्रोपोर्शनल टू, राइट, बिल्कुल। उस डिफिनीशन में फ़र्क नहीं है कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और अगर मास को आप कांस्टेंट लें तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। हाँ, इसका मतलब ये है कि जब स्पीड एक पार्टिकल है वो बहुत हाई स्पीड के साथ जा रहा है, तो ये इक्वेशन फिर mv की इक्वेशन एग्जैक्टली सेम नहीं रहती, उसमें आपने गामा शामिल करना है। वो क्लासिकल मोमेंटम से ये वाला मोमेंटम फिर बड़ा होगा या मतलब ज़्यादा होगा? हाँ, वो गामा पे आप देखें ना, गामा के उस पे गामा जब टेंड्स टू 1 होता है ना, यानी गामा की मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब 1 है ना, यानी ये जब फैक्टर यहाँ पर आएगा तो ये तो 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो डिनोमिनेटर आपका पॉइंट्स में आएगा, जब डिनोमिनेटर आपका पॉइंट्स में तो ये बड़ा हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू बड़ा होगी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कुछ मास कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, तो क्योंकि एनर्जी और मास की इक्वलेंस है तो इस केस में कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। ये जो मोमेंटम है सर ये किस ऑब्जर्वर के लिहाज होगा, जो कि पार्टिकल के साथ मूव करे या जो रेस्ट करे? नहीं, ये इनवेरिएंट, देखें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोमेंटम है ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है। आपको पता है ना कि हमारे पास कुछ कंजर्वेशन के लॉज हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, सब कंजर्व है। तो मोमेंटम तो टोटल मोमेंटम, जैसे अभी आप कोलिजन में देखें कि दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो टोटल मोमेंटम तो कंजर्व है, ठीक है ना, टोटल मोमेंटम वो चेंज नहीं हो सकता। तो हमारे यानी ये इसी वजह से है कि टोटल मोमेंटम हमारे पास कंजर्व आना चाहिए, तो हमने गामा लगाया। तो चाहे एक ऑब्जर्वर देखेगा या दूसरा ऑब्जर्वर देखेगा, वो मोमेंटम जो है वो एक तरह से इनवेरिएंट है, उसके ऊपर वो एग्री करेंगे। सर ये जो मोमेंटम की इक्वेशन लिखी है
हाँ। लेकिन वो जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड है। एग्जैक्टली। तो ये वो उस ऑब्जर्वर के लिए तो टोटल मोमेंटम जो है वो आपका कंजर्व हो गया, क्योंकि अगर आप एक तरफ से मोमेंटम लेते ना, यानी एक ऑब्जर्वर के लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा टी दोनों लेते, तो आपका टोटल मोमेंटम कंजर्व ना होता। तो अब ये टोटल मोमेंटम एक तरह से इन्वेरिएंट है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है। वो टोटल मोमेंटम जो है वो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट आपके पास आ रहा है। वो एक ऑब्जर्वर के लिए भी वही वैल्यू रखेगा जो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए होगा, ठीक है ना। तो दोनों ऑब्जर्वर्स जो हैं वो मोमेंटम जब देखेंगे पार्टिकल का मोमेंटम, तो वो उनको ये P = γ mv नजर आएगा। सर लेकिन जो पार्टिकल के साथ जो मूव कर रहा है, जो कि रेस्ट पर है, रिलेटिवली पार्टिकल, हाँ, उसके लिए तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो उसके लिए रेस्ट पे है ना। यानी जो ऑब्जर्वर उसके साथ मूव कर रहा है तो वो तो उसको उस पार्टिकल को तो देखेगा कि वो रेस्ट पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर जो उस पार्टिकल को मोशन में देख रहा है वो ये वाला मोमेंटम उसको देखेगा। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। यानी ये नहीं हो सकता कि टोटल मोमेंटम जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये बिल्कुल कन्फर्म है। इसमें कोई ये नहीं हो सकता कि किसी एक ऑब्जर्वर के लिए मोमेंटम और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट हो। लेकिन ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है, तो वो उसकी क्योंकि वो उसके हिसाब से रेस्ट पे है, क्योंकि मोशन भी तो रिलेटिव है ना। तो वो ऑब्जर्वर जो पार्टिकल को रेस्ट पे देख रहा है, तो चूंकि उसकी मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्टिकल रेस्ट पे है, और वो ऑब्जर्वर जो उसको मोशन में देख रहा है तो वो उसका मोमेंटम भी देख रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ तक तो ये मोमेंटम की डिफिनीशन थी, रिलेटिविस्टिक डिफिनीशन। अब हम जाते हैं एनर्जी की रिलेटिविस्टिक डिफिनीशन के ऊपर। अब आपको पता है कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की बराबर होती है, और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी वो mc² है, ऐसे हम कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी, जिसमें m जो है रेस्ट पे, यानी जब पार्टिकल रेस्ट पे हो तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इसको हम डिफाइन करते हैं mc²। ये इसकी सो टू से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, या इसको हम अच्छा लफ्ज़ ये है कि इसको हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो आपको पता है कि ½ mv² के बराबर है। अब इसको भी हमने रीडिफाइन करना होगा, यानी चूंकि यहाँ पर वही वेलोसिटी का फैक्टर है, एक तरह से मोमेंटम का फैक्टर है, तो इसको हमने रीडिफाइन करके फिर देखते हैं। इसमें थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो मैंने आपके लिए की है, और वो किस तरह है कि हम अगर इसमें से mc² कॉमन ले लें तो 1 + 1/2v²/c² के बराबर आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप देखें तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इस एक्सप्रेशन में यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर मैं बायनॉमियल थ्योरम से फिर करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1/2 दोबारा वापस आ जाएगा। तो इसके लिखने का मकसद ये है कि इसको मैं लॉरेंस फैक्टर बनाना चाहता हूँ। लॉरेंस फैक्टर बनाने के लिए अब ये डाउन स्टेयर्स चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 1 और आपने देखा कि ये लॉरेंस फैक्टर बन गया 1 और वही गामा बन गया है ना। तो ये गामा की डिफिनीशन है, तो इस तरह एनर्जी की जो डिफिनीशन है वो मेरे पास गामा mc² है, राइट। तो इस तरह जो टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, ये हमारे पास टोटल है। रेस्ट मास एनर्जी तो mc² है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो गामा mc² है। आपने देखा उसी तरीके से जिस तरह मोमेंटम जो था वो गामा mv के बराबर आ गया, यानी लॉरेंस फैक्टर उसमें बीच में आ गया, और इधर भी लॉरेंस फैक्टर आ गया। अब ये असल चीज़ तो कंट्रोलिंग जो है ना वो लॉरेंस फैक्टर के अंदर है, ठीक है ना। आप लॉरेंस फैक्टर से वो, क्योंकि लॉरेंस फैक्टर के अंदर स्पीड है ना, स्पीड पैरामीटर है v/c, स्पीड पैरामीटर है, तो उसकी मदद से आप एनर्जी और मोमेंटम वेरी होंगे। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी और मास ये आपस में इक्वलेंट है, जो आइंस्टाइन की सेलिब्रिटी इक्वेशन है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में E = mc² वो देखेंगे, वो यहीं से मोटिवेट होगी। लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम एनर्जी और मोमेंटम दोनों को रीडिफाइन कर लें, उनकी प्रॉपर डिफिनीशन जो रिलेटिविस्टिक हों, और फिर उनकी लिमिट्स भी देख लें कि क्या वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में वही यूजुअल डिफिनीशंस देती हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि जब स्पीड बहुत स्लो हो, लो स्पीड्स के ऊपर E और ये गामा 1 हो जाता है, और E और P वही यूजुअल डिफिनीशन हमें देती हैं। लेकिन जब हाई स्पीड्स के ऊपर आपको गामा की वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी। सर स्लो स्पीड्स पे गामा फैक्टर 1 हो जाएगा, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास यानी वही है कि जब स्पीड कम होगी तो या ज़ीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, तो टोटली पोटेंशियल एनर्जी को रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ड्यू टू वेलोसिटी होती है, ड्यू टू मोशन होती है। तो लो स्पीड जब आएगी तो ऑलमोस्ट उसको आप निगलेक्ट कर सकेंगे, तो सारी जो एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के अंदर या सो टू से पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आ जाएगी, यानी उसके मास की वजह से वो एनर्जी है उसके पास। सही, तो ये इस तरह हमने ये डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी को, टोटल एनर्जी को और मोमेंटम को। तो ये रिलेटिविस्टिक डिफिनीशंस हैं मोमेंटम की और एनर्जी की। सही, तो कोई क्वेश्चन प्लीज।
ओके जी, थैंक यू।